रहा है कि जल भराव तो होते यहाँ की मेजर प्रॉब्लम है फतेहपुर की, और ये हम चाहते हैं कि ये बात आप जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार है वहाँ तक पहुँचाइए। करना चाहेंगे, सच में आपने एक महारत हासिल है, एक परिवार को परिवार से जुड़ा करने में आपने 100% रोल अदा किया और आप काफ़ी हद तक सक्सेस हो गए। लेकिन हम ऐसे इंसान हैं, आपको सक्सेस नहीं होने देंगे। आप ही इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जब यहाँ करबला के पेड़ काटे जा रहे थे और काफ़ी हद तक दबंगाई। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि डुप्लीकेट मसीहा साल होने को आ गया, अभी तक कोई विकास ही नहीं हुआ, कोई नाली नहीं बन पाई है। देखो का कोई भी पत्रकार वहाँ पे उसे पता नहीं क्यों वो रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, उसको आपने दबंगाइयों से बचा। और हमारा छोटा भाई दानिश चला गया घटना में, हमारा बड़ा भाई चला गया, हमारे पापा उसी घटना में जो है रात रात सो नहीं पाते थे। जब हम लोग उठते थे तो देखते थे कि कहाँ है, तो किसी कोने में पकड़ के रोया करते थे, तो उनको उठा के जनगढ़ की आवाज। जनगढ़ की आवाज़ में मैं ज़ैनब अकील खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हमारे साथ इंजीनियर इकबाल जी मौजूद हैं, जिनसे हम तमाम मुद्दों पर सवाल जवाब करेंगे। चूँकि अभी हाल ही में यहाँ के चेयरमैन का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उनका कहना था कि उनके खिलाफ साजिशें होती हैं, उनसे लोग गलत कामों को मुकम्मल करवाने की दरख्वास्त करते हैं, तमाम चीज़ें उन्होंने रोशनी डाली थी। अब उस पर हम चर्चा करेंगे क्या इसमें कितनी हकीकत है। चूँकि चेयरमैन का जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें तमाम तरीके के उन्होंने मतलब सवालात उठाए थे कि उनके खिलाफ साजिशें होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिससे उनका कहना था कि गलत चीज़ों को लेकर उनसे दरख्वास्त की जाती है। ये सब की क्या हकीकत है? सबसे पहले मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, और फतेहपुर की जनता की तरफ से भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप ही इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जब यहाँ करबला के पेड़ काटे जा रहे थे और काफ़ी हद तक दबंगाई कामयाब भी हो गए थे पेड़ कटवाने के बाद में जस्ट वो सेल होने जा रहे थे, और आपकी चर्चा की वजह से आज भी जो है पेड़ वहीं पे पड़े हुए हैं, जिससे मुसलमानों को जो क्षति होने वाली थी, कम से कम लाखों का माल था, उस क्षति से बचाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, जैसा कि उनका कहना है कि पिछले 1 साल से उनके खिलाफ साजिशें होती हैं, और उनका कहना है कि मौलवीगंज कोई मज़ार है यहाँ पे, उसमें वहाँ पर बैठक होती है, तो इस तरीके का क्या मामला है? देखिए, यहाँ जो बात करते हैं वो अस्पष्ट बात नहीं की जा रही है, एक मुहावरे टाइप की बात है। वहाँ पे मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, वहाँ पे इस तरह की कोई दरगाह नहीं है, लेकिन जहाँ पे उनका मोड़ है, जो बताना चाह रहे हैं, वो असल में पूर्व चेयरमैन की बात कर रहे हैं, और वो आज से नहीं, लगभग 50 साल के ऊपर से वहाँ पे बैठका होता है, जो क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर डिस्कशन होता है। वो उनकी राजनीति का एक पहलू है। दूसरी बात यह है कि जनता चेयरमैन, पीएम, सीएम या जो भी जनता के सेवक होते हैं उनको क्यों चुनती है? जनप्रतिनिधि का क्या कार्य होता है भाई? पक्ष और विपक्ष दोनों का कार्य यही होता है कि क्षेत्र की प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करना। पक्ष का ये काम होता है कि जो क्षेत्र में काम हो रहा है उसको किया जाए, सरकार से नई नई योजनाओं का लाभ दिया जाए। विपक्ष का काम होता है कि उस काम में अगर किसी ढंग से या धांधली की जा रही है या किसी तरह का करप्शन है तो उसको उजागर करता है, जिससे क्षेत्र के लोगों को हेल्प मिलती है। तो हमारा स्पष्ट ये कहना है कि मौलवीगंज 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इससे क्या लेना देना भाई? जनता ने आपको चेयरमैन बनाया इसलिए कि क्षेत्र में काम हो, और प्रेजेंट टाइम में देख लीजिए ग्राउंड लेवल पे कितना काम हो रहा है। ग्राउंड लेवल की हकीकत ये है कि यहाँ पे एक नई दुनिया है जरखा रोड पे, वहां पे अभी आप जाएंगे पूरा ड्राई, पूरा सूखा है, जल निकासी के लिए कोई सिस्टम नहीं है। आप नालियों को साफ करने की बात करते हैं कि तालाबों से कीचड़ मड अभी तक भरा हुआ है। नालियां कीचड़ तब साफ करेंगे जब नालियां होंगी ना, वहां पे भैया तो नालियां ही नहीं। आप यहां चले जाइए, नालापार साउथ, नालापार उत्तरी चले जाइए आप, नालापार उत्तरी में जल निकासी है ही नहीं।
जल निकासी का ये मतलब नहीं कि उसमें कीचड़ भरा हुआ है, मड हुआ, वहां पे भैया नालियां ही नहीं है, आबादी है। 1 साल होने को आ गया, अभी तक कोई विकास ही नहीं हुआ, कोई नाली ही नहीं बन पाई है। लेट मी कंप्लीट। वहां पे नालियां ही नहीं है, लोगों के घरों के आगे पानी भरा हुआ है। दूसरी बात है, कब्रिस्तान में पानी भरता है लोगों के घरों का, नालियों का, फ्लश जो भी चीजें हैं उन सब का जो है कब्रिस्तान में पानी भर रहा है। बताइए आप मुर्दे को आप किस तरह का पानी उसमें जाने से क्या होगा, एक मुसलमान की आस्था पे क्या ठेस पड़ेगी, इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से और फतेहपुर की जनता से कि भैया ये नालियों का रिस्पॉन्सिबल है कौन? अभी बरसात आने वाली है, जल भराव होगा, कहेंगे जल भराव हो गया। अरे भैया ये तो पता करिए कि जल भराव हुआ किस कारण है। सफाई, नालियों की सफाई की आप बात करते हैं कि हम इतने टाइम से इतने टाइम तक हम नालियों की सफाई कर देंगे। अरे भैया सफाई तब होगी जब वहां पे नाली होगी, नाला होंगे, जल निकासी की व्यवस्था होगी। जब वही नहीं है तो आप क्या करेंगे? और दूसरी स्पष्ट बात बताना चाहता हूं, अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम में सर्वे करेंगे तो जो जल का डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में बहाव होना चाहिए उसके भी अपोजिट डायरेक्शन में जो है जल निकलता है। नालियों से पानी जाना चाहिए तालाब में। आज की कंडीशन में तालाबों में इतना मड और इतना कीचड़ भरा हुआ है कि बस उसकी वजह से नालियों से तालाब में, और तालाब का जो एग्जिट है वहां से जाना चाहिए, जबकि उल्टा हो रहा है। यहां पे जहां पे एग्जिट है वो इन हो रहा है पानी, और जो इन होना चाहिए वो एग्जिट हो रहा है। तो और एग्जिट इतना स्लो मोशन में हो रहा है कि जल भराव तो होते यहां की मेजर प्रॉब्लम है फतेहपुर की। और ये हम चाहते हैं कि ये बात आप जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार है वहां तक पहुंचाइए, क्योंकि यहां पे जब एक बीमारी आ जाती है तो 2 से 3 महीने तक लगते हैं। 400 से 500 व्यक्ति लास्ट टाइम डेंगू में मर गए थे यहां पे, सिर्फ डेंगू से पीड़ित होकर के। भाई डेंगू के इलाज के लिए जो रिपोर्ट्स जाती हैं उनमें भी अच्छा खासा पैसा लगता है, मेडिसिन का होता है। गरीब आदमी रिक्शा से कितना 200-300 लेता है और जांच 1500-1000 रुपए की होती है, तो वो कहाँ करने में असमर्थ है। तो ये सब समस्याएं हैं फतेहपुर की, इन समस्याओं पे बात होनी चाहिए, ना कि कौन क्या बात करता है उससे फतेहपुर की जनता का क्या लाभ। देखिए तमाम सवाल जो है, चूंकि इकबाल जी भाजपा के भावी प्रत्याशी भी रह चुके हैं और नगर पंचायत चुनाव में, और इन्होंने लगातार ही सवाल उठाते आए हैं यहाँ के विकास पर। अभी तक इनका कहना है कि 1 साल होने को आ गया, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई नालियाँ ही नहीं बनी है। जल निकासी सिस्टम को लेकर काफ़ी सारे सवाल इन्होंने खड़े किए हैं। डेंगू यहाँ पर एक बड़ा मसला, बड़ा इशू सामने आ रहा है निकल के, जिस पर अभी तक कोई काम यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। अब दूसरी तरफ सवाल का रुख करते हुए आपसे पूछना चाहेंगे कि यहीं के चेयरमैन का ये कहना है कि आपने अपने परिवार रजिस्टर में अपने ही घर के सदस्य के, यानी कि जो आपकी भाभी है, उनका नाम हटा दिया है। इस पर आपका क्या कहना है, जिस तरीके का वो ब्लेम लगा रहे हैं आप पर? देखिए इस पे जो लोग हैं और जो लोगों को भ्रमित, फतेहपुर की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये एकदम गलत है और निराधार है। दूसरी बात मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं, आपने क्या कहा क्वेश्चन कि परिवार रजिस्टर। अब परिवार रजिस्टर को आप समझना चाहिए कि परिवार रजिस्टर और वरासत में जमीन आसमान का फर्क है। परिवार रजिस्टर इंडिविजुअल व्यक्ति का अधिकार होता है कि वो अपने परिवार का रजिस्टर अलग बनवा सकता है। जिन लोगों की शादी हो गई है वो चाहे तो माँ बाप के साथ में सम्मिलित होकर बनवा ले, अगर चाहे तो वो इंडिविजुअल बनवा ले। इस पे किसी व्यक्ति को क्या आपत्ति हो सकती है? परिवार, हम किसी का अधिकार थोड़ी ना छीन सकते हैं। परिवार रजिस्टर अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल बनवाना चाह रहा है तो इसमें गलत क्या है? भाई बड़े भाई की शादी हो गई थी, हमारी शादी हो गई, हमारे छोटे भाई की, तो सब स्वतंत्र हैं, इंडिविजुअल बनवाना चाहिए। परिवार रजिस्टर ये नहीं तय करता है कि ये वरासत में प्रॉपर्टी तय होती है कि किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। और अगर हम वरासत में उनका नाम हटाएं या कुछ इस तरह से क्रियाकलाप करें तब तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं। वरासत में बराबर का हक हर भाई का है और हर भाई को दिया जा रहा है। और इनफैक्ट जिस भाई की बात कर रहे हैं वो हमारा सगा बड़ा भाई है, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके,
हमको अब्बा अब्बा कहते हैं, हम हर तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं। और जिस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ेंगे उसमें उसके बड़े भाई के हमारे बच्चे पढ़ेंगे, और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरीके से हम अपनी फैमिली यानी हमारी फैमिली हमारा परिवार रजिस्टर अलग है बनवाया जाएगा, तो हम जो अपने फैमिली के लिए जो कार्य करते हैं और जिस तरह से जिम्मेदारी के तहत हम लोग जो है काम करते हैं, तो उतनी ही जिम्मेदारी के साथ हम अपने बड़े भाई के फैमिली के लिए काम करते हैं। वो इस दुनिया में नहीं है, तो हमारे लिए और जिम्मेदारी बढ़ गई। हमारा छोटा भाई दानिश चला गया घटना में, हमारा बड़ा भाई चला गया, हमारे पापा उसी घटना में जो है रात रात सो नहीं पाते थे। जब हम लोग उठते थे तो देखते थे कि कहाँ है, तो किसी कोने में पकड़ के रोया करते थे, तो उनको उठा के लाते बिस्तर पे जो है कि बैठो पापा। तो इस तरह की हम लोगों का परिवार भले ही अगर अलग अलग कार्य लोग करते थे, बड़े भाई का अपना अलग काम था, उनके पास 3 दुकानें थी, एक बाईपास पे दुकान थी, वो इन्वर्टर बैटरी का काम करते थे। बाकी हमारे भाई वो अदर होलसेल का काम करते थे। हमारा छोटा भाई उस पर कूलर वगैरह का था, सब था इलेक्ट्रॉनिक्स का, लेकिन सबके वर्क डिवाइड थे। तो हर व्यक्ति इंडिविजुअल अपना अलग अलग कार्य करता था। और रही बात, मैं थोड़ा टाइम लेंथी हो रहा लेकिन बताना चाहूँगा कि मैं चेन्नई में था, तो उस टाइम हमारी बड़ी भाभी ने जो है क्या काम किया कि दहेज प्रथा के मुकदमा वगैरह लगा दिए। तो उसके बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं अलग रहूँगी, उसी कंडीशन पे मैं घर आऊँगी, अदरवाइज नहीं आऊँगी। ये उनकी पहली कंडीशन थी। तो इस पे क्या किया गया, उनको नई दुनिया में रेंट पे एक मकान दिला दिया गया और कारोबार भाई का अलग करा दिया गया। उसके बाद जब हम लोगों ने चेन्नई से वापसी की, उसके बाद देखा कि ये लोग ज़्यादा परेशान हैं, तो अम्मी ने भी भैया को बुलाया और कहा कि वहाँ पे परेशान रहते हो, ऐसा करो यहीं पे रहो, काम अपना अलग कर लो, हमें नहीं आपत्ति, अपनी फैमिली अलग अपना अलग पोषण करिए, लेकिन आकर के यहीं पे रहिए। तो ऊपर वाला फ्लोर इनको दे दिया गया था, फ्लोर में एक कमरा और बाकी किचन वगैरह सब अलग दे दिया गया था कि इस पे अपना काम खाना वगैरह बनाइए, क्योंकि रेंट से अच्छा है। तो क्योंकि हमारा परिवार एक आपस में भाई बहन सब आपस में मिल करके रहते हैं, ये बाहर वालों को हम शो ऑफ ही नहीं करते हैं कि सब लोग अलग अलग काम करते हैं, जबकि सारे हमारे पास एविडेंस हैं, दहेज प्रथा मुकदमा हो या इस तरह की बहुत चीज़ें उन्होंने किया, लेकिन एज अ भाई होने के नाते उन्होंने जो किया वो उनकी कार्यशैली है। एक हमारी जो पर्सनल है, जो हम लोग जिस कार्यशैली के अंतर्गत कार्य करते हैं कि भाई भाई होता है, बहन बहन होती है, हम तो गैरों के साथ में कभी इस तरह से नहीं करते, मदद करते हैं लोगों की। इस तरह से हमने जो है सिस्टम अपना बिठा रखा है। और दूसरी चीज़ ये है कि रही बात डिवाइडेशन की, तो जो प्रॉपर्टी में पिताजी की प्रॉपर्टी थी, उसमें जो हिस्सा अकॉर्डिंग टू लॉ बनता है वो भाभी को दे दिया जा चुका है बहुत पहले ही। वो जब चाहे अपना सेल करें। और सबसे हंसी की बात यह है कि उसमें जो प्रॉपर्टी में 1250 स्क्वायर फीट है, ओनली 1250, और उसमें जो है कितना डिवाइडेशन होगा, डिवाइडेशन कितना होगा भाई, 150 के अंदर आ रही स्क्वायर फीट, जिसकी लेंथ दीवार की है कितनी है, लगभग 50 फीट है। तो लगभग 2-2.5 फीट एक दीवार आएगी एक के हिस्से में, 2-2.5 फीट एक के हिस्से में दीवार आ रही। उसकी जगह पे हमने भाभी से ये कहा कि आप जो है हमारा जो खुद का पर्सनल प्लाट खरीदा हुआ है, आप प्लाट ले लीजिए भाई, इसमें तो जो है एक दीवार का हिस्सा मिल रहा है, इसमें आप ना आप अच्छे से रह सकते हैं ना कुछ भी, एक दीवार पे आदमी क्या बनवा लेगा। तो इसलिए उसको हिस्सा जो है हम अपने प्लाट में पूरा दे दिए। उसके बाद में उस प्लाट को हम बनवा के भी देंगे, बनवाने के बाद ऑन कैमरा बोल रहा हूं, मैं प्लाट उसको बनवा के भी दूंगा। बच्चे की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम लोग अदा करेंगे पूरी। उनका खाने खर्चे का जो गल्ला लगता है वो मंथली पहुंच जाएगा। उसके बाद वेज नॉन वेज जो भी खाना चाहें वो खाती हैं। उसके बाद में एक पर्सनल अमाउंट तय हो जाएगा, और जो कि अभी तक 10,000 पर मंथ में देता आया हूं। लेकिन अगर वो चाहें कि आगे देंगे या नहीं, तो एक एग्रीमेंट के तहत हम उनको पर मंथ देंगे, अपना रहें। इससे ज़्यादा उनका हिस्सा कितना बन रहा है, लगभग 112 स्क्वायर फीट का।
हम दे कितना रहे हैं, लगभग 700 स्क्वायर फीट, जिसका 30 फ्रंट है, एक तरफ 25 एक तरफ 22 है। तो भाई हम अपने हिस्से से दे रहे हैं। और दूसरी बात है, अकॉर्डिंग टू लॉ कोई भी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ज़्यादातर वो पुश्तैनी ज़मीनों का होता है, वरासत के अकॉर्डिंग आता है। लेकिन जो खुद की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो इंडिविजुअल व्यक्ति का अधिकार होता है, वो चाहे दे या ना दे। लेकिन इन सब जिम्मेदारी तभी एक सिंगल कंडीशन पे लेंगे। वो कंडीशन क्या होगी, ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ और ये आप दिखा भी सकते हैं। वो कंडीशन ये होगी कि हमारे यहाँ की माँ बहन बेटी बाजार में नहीं बैठती है, क्योंकि ये रूरल एरिया है। यहाँ का फतेहपुर का माहौल नहीं है कि हमारे घर की माँ बहन बेटी जाके दुकान पे बैठे। ये सारी जिम्मेदारी अदा करूंगा। कंडीशन ये है कि उनको दुकान पे नहीं बैठना। इसका ये मतलब नहीं कि उनसे दुकानें छीनी जा रही हैं। अगर वो चाहे तो अपने भाई को दुकान पे बिठा ले, अगर वो चाहे तो किसी व्यक्ति को रख करके अगर दुकान चलाना चाहते चला ले, इसमें भी कोई हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन कंडीशन ये है जो जमीनें, जो भी चीजें हम अपनी पर्सनल जो उनकी प्रॉपर्टी में हक हो रहा है उससे ज्यादा कर रहे हैं, वो उसी कंडीशन पे करेंगे कि एक परिवार की तरह रहे, जैसे परिवार रहे। तो जैसा कि इकबाल जी आपने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और तमाम मुद्दों पर चर्चा करते करते आपने बहुत कुछ बातें जो हैं बताई कि जिस तरीके से आप पर इल्ज़ाम लगे थे कि आप परिवार रजिस्टर से उनका नाम अपनी भाभी का जो है काट रहे थे, तो आपने तमाम मुद्दों पर बातें तफसील से करते हुए ये बताया कि आपने उनको उनका हक भी दिया है, जो ज़मीनी हक जो उनका है संपत्ति पे वो भी दिया है, और बिज़नेस में भी आपने बताया किस तरीके से आप लोग उनको हिस्सेदारी दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आपकी भाभी के ही ब्लेम लगाए हुए हैं, जो कि अखबारों में भी छप रहे हैं, काफ़ी चर्चा में जो है आपका परिवार का मुद्दा जो है इस वक्त बना हुआ है, जिसमें उनका कहना है कि आप लोग उनको परेशान कर रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का वो लगाते हुए उन्होंने एप्लीकेशन भी दर्ज कराई है इसके खिलाफ। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि डुप्लीकेट मसीहा, एक कहानी हम लोग बचपन में सुनते थे, बंदर बाट कहलाती थी। तो जो डुप्लीकेट मसीहा है, इसको जो है बड़ा खतरा फ्यूचर में हमसे लग रहा है। तो वो जो डुप्लीकेट मसीहा है वो उसको इस बात को समझाने में पूर्णतया सक्सेसफुल हो गया कि 112 स्क्वायर फीट जमीन ज्यादा होती है बानिस्बत 700 स्क्वायर फीट से। डुप्लीकेट मसीहा ये समझाने में आ गया कि जो आपका हक इस तरह से मारा जा रहा है कि एक 700 स्क्वायर फीट जो जमीन दी जा रही है, जो पर्सनल हम लोगों की खरीदी हुई है, ये कहीं से वरासत होके या पिताजी की जमीन या हमारे दादा जी की जमीन नहीं है, ये हमारे खुद के पैसों से खरीदी हुई जमीन है जो 700 स्क्वायर फीट दी जा रही है। तो वो ये इस बात में डुप्लीकेट मसीहा इस बात में सक्सेस हो गया कि जो आपकी 112 स्क्वायर फीट जमीन है ये बहुत ज्यादा है कंपेयर टू 700 स्क्वायर फीट के। आप डुप्लीकेट मसीहा इस बात में सक्सेस हो गया कि आप सुकून से रहेंगी, तो हम जो है इल्ज़ाम कैसे हमारे ऊपर लगेंगे, पब्लिक में निगेटिविटी कैसे फैलाएंगे, इस बात। तो ये सब एक तहर राजनीति है और वो राजनीति करने में बताता है कि हमें महारत हासिल है, और इसके लिए हम क्लैप करना चाहेंगे। सच में आपने एक महारत हासिल है, एक परिवार को परिवार से जुदा करने में आपने 100% रोल अदा किया और आप काफ़ी हद तक सक्सेस हो गए। लेकिन हम ऐसे इंसान हैं, आपको सक्सेस नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी सब बहुत ही बोल्ड होकर इन्होंने जवाब दिया इस पर। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि अभी मतलब कुछ महीने पहले फतेहपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ था इकबाल जी के घर पर, जिसमें इनका घर जो है पूरा ढह गया था। उसमें कई लोगों की जानें चली गई थी, और शायद फतेहपुर का अब तक का सबसे दर्दनाक हादसा वही था जहां पर पूरे फतेहपुर के लोग मौजूद थे। अच्छा, उस पर ये कहा जाता है कि कोई जाँचें नहीं हुई थी, तो क्या मतलब वो ठंडे बस्ते में निपटा दिया गया? मतलब उस पर कुछ जाँच हुई थी उसके बाद? एक निष्पक्ष अखबार है। अब निष्पक्ष का उनको मतलब ही नहीं पता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई। निष्पक्ष का मतलब होता है कि जब आप दूसरे पक्ष की बात सुनेंगे तभी तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि किसका पक्ष जोरदार है और किसका पक्ष कमजोर है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। और वो पत्रकार
हमें लगता है उनके पास इतनी भी एबिलिटी नहीं थी कि वो थाने पहुंच करके जो सारी जांचें थी थाने में प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है, जिस किसी भी व्यक्ति को जानकारी चाहिए उस घर के बारे में कि उसमें किस कारणवश वो घर गिरा, वहां पे जांचें अवेलेबल हैं। फॉरेंसिक लैब की जांच आपको मिल जाएगी, पीडब्ल्यूडी की टीम की जांच मिल जाएगी, आपको विद्युत विभाग की जांच मिल जाएगी, आपको अग्नि विभाग की जांच मिल जाएगी, आपको चाहेंगे तो जो ये सीआईडी स्क्वाड जो डॉग होते हैं ये आए हुए थे इन्होंने, और इसी इन जांचों के चलते ही कुछ देरी भी हुई। हो सकता था अगर कार इतनी तेज में होता तो हो सकता हमारा एक दो भाई और बच जाते, उनको जान नहीं गंवाना पड़ती, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से वहाँ पे काम हुआ। लेकिन हम अपने फतेहपुर के प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतनी मुसीबत में हमारे साथ हर समय खड़े रहे और उन्होंने हमारे भाइयों को और बहनों को निकालने में काफ़ी मदद की, जिससे कुछ लोग बचे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो अच्छा, एक और सवाल जो है, जो आपकी भाभी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोगों ने घर में कैमरे लगवाए हुए हैं, तो इससे उनको काफ़ी आपत्ति भी हो रही है। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोग क्यों कर रहे हैं? भला क्यों आप लोगों ने घर में कैमरे लगवाए हुए हैं? बिल्डिंग गिरने से पहले भी कैमरे लगे हुए थे। हमारे जब भाई हयात थे, हमारे पिताजी हयात थे, तब भी कैमरे लगे हुए थे, दुकानों में भी कैमरे लगे हुए थे, और बिल्डिंग गिरने के बाद में भी कोई नेगेटिव तत्व वहाँ पे आ करके कोई एक्टिविटी ना करे, इसलिए कैमरे लगवाए गए। और कैमरे बाहर लगवाए गए हैं, जीनों पे लगवाए गए हैं, इस तरह से जगहों पे कैमरे लगवाए गए। कैमरे तो सेफ्टी के लिए, और कैमरों से भला किसी को क्या आपत्ति हो सकती? कैमरों से आपत्ति तो सिर्फ और सिर्फ गलत व्यक्ति को हो सकती है, क्योंकि वो जो समाज में निगेटिविटी फैलाना चाहता है वो फैलाने में असमर्थ रहेगा, इसलिए कैमरे लगे हुए हैं। और दूसरी बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, ये किसी के बेडरूम या कहीं पे कैमरे नहीं लगे हुए, ये सरासर झूठ है और गलत है। चलिए, तो इकबाल जी हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने बातचीत किया है। बसपा के भावी प्रत्याशी रह चुके हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए इनका कहना है कि कुछ लोग इसमें हैं जो इनके परिवार के मुद्दे को जबरन ही उछालते हुए अपने राजनीति की रोटियां जो है सेकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये लगातार विपक्ष में रह के सवाल उठा रहे हैं। फतेहपुर में जो विकास नहीं हुआ है उस पर इन्होंने सवाल उठाया है, और आज इन्हीं के परिवार को जो है हथियार बनाया जा रहा है, इनको बदनाम करने के लिए, इन पर तमाम तरह के ब्लेम लगाने के लिए इनके परिवार का जो है वो हथियार इनका परिवार को बनाया जा रहा है। हालांकि इसमें इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने आज तक के किसी भी तरीके का, इनके परिवार वालों ने इनकी भाभी के साथ भेदभाव नहीं किया, जो कि तमाम इस वक्त चर्चा में बना हुआ है जो मुद्दा, उस पर इनका कहना है कि किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं हुआ, उनका जो हिस्सा है वो उनको दिया जा चुका है। लेकिन अब इस पर जो लोग राजनीतिक रोटियाँ सेकने वाले, तो इस पर अब जल्द ही जो है कार्रवाई भी चल रही है, और जल्द से जल्द सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगी कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है। इसमें सच्चाई सामने आ जाएगी। तब तक आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक जुड़े रहिए A to Z वॉइस, जनगढ़ की आवाज़ साथ।